Welcome to Get Academy Plus. So today in this module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the voltage regulation in alternator. The word voltage regulation has been already discussed with you all in the series of electrical machines transformers lectures. In this particular lecture, we will discuss about the voltage regulation in alternator. What are the different factors which are dependent on the voltage regulations, or what are the different things due to which voltage regulation may deviate. So all these things will be discussed in today's lecture. First of all, I will draw the equivalent circuit of the synchronous synchronous generator. Synchronous generator in case of what, cylindrical rotor synchronous generator, and then we will discuss about it. देखिए, जो अपने पास जो नॉर्मल सिंक्रोनस जनरेटर है उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, मैं जो भी डिस्कस करूंगा एवरीथिंग विल बी अबाउट सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर के लिए मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, इस लेक्चर में, ठीक है. दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रिएक्टेंस. Suppose this is the terminal voltage at which the output of this generator is going to be occur. This is the terminal voltage. So इस terminal voltage का एंगल होगा VT at an angle 0 and this will become what? This will be EF at an angle del. इस टाइप से इसका जो एंगल होगा that will be RA, इसका जो एंगल होगा that will become what? XA. इस टाइप से ये जो साइड होगी बेटा आपके पास, this will be input side actually. If you see, this will be nothing but what? This will be the input side of the alternator, or I can say what? Supply side, or I can say what? Input terminals. Input side, ठीक है, and this will be out and this will be nothing but the output side. क्या होगी? आउटपुट साइड होगी. ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो होगी, द करंट विल बी व्हाट, इसमें जो करंट फ्लो होगी आपके पास, दिस विल बी आर्मेचर करंट IA. कौन सी करंट होगी? आर्मेचर करंट होगी. बिल्कुल सही है. तो जब मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ तो इसके पहले जब मैं उसका टर्म आपको इंट्रोड्यूस करके दिया था कि व्हाट एग्जैक्टली मींस वोल्टेज रेगुलेशन, तो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट. वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज वोल्टेज रेगुलेशन voltage regulation, change in terminal voltage, change in terminal voltage, change in terminal voltage from no load to full load voltage, from no load to full load, expressed as a percentage, expressed as a percentage of terminal voltage, rated terminal voltage you can say, full load terminal voltage you can say, expressed as a percentage of rated, yeah, you can call it as a full load terminal voltage, terminal voltage. While keeping, yeah, I can say at constant field current and speed, at constant field current and speed. ये होगा आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन. क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज. बेटा टर्मिनल आपके पास यहाँ पे कौन से, मैंने बोला कि जो आउटपुट टर्मिनल होगा वही पे अपन जनरेटर के वोल्टेज देखने वाले हैं. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दिस इज इनपुट साइड एंड दिस इज व्हाट आउटपुट साइड एट विच आई एम गोइंग टू से अबाउट दी टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज बनेगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, दैट विल बिकम व्हाट, दिस पॉइंट विल बी टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, दैट इज द वोल्टेज विच इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज
फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज या फुल लोड वोल्टेज, बेसिकली ऐसा उसका मतलब है। इसका मतलब क्या, जो मेरे पास जो जनरेटर जो दिया है इसका इक्विवेलेंट सर्किट दिया है, उस इक्विवेलेंट सर्किट से मुझे ये देखना है एट नो लोड पे उसका वोल्टेज कितना आएगा और फुल लोड पे कितना वोल्टेज आएगा, मतलब यहाँ पे कितनी वोल्टेज आने वाली है। नो लोड की बात की जाए तो नो लोड में देखिए करंट कितनी हो जाएगी, नो लोड पे तो कनेक्टेड होगा क्या, बिल्कुल नहीं। नो लोड पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर बेटा नो लोड पे सपोज अगर ओपन है तो मुझे एक बात बोलो, इफ दिस इज ओपन एट नो लोड देन आर्मेचर करंट विल बिकम व्हाट, इक्वल्स टू 0 एम्पियर। आर्मेचर करंट क्या रहेगी आपके पास, 0 एम्पियर है। नो लोड की बात की जा रही है तो अब ये से कि मतलब कि आउटपुट में जो पावर आएगी दैट विल बी नो लोड पावर विल बी व्हाट। नो लोड पावर की बात की जाए रोटेटिंग मशीन तो सिर्फ रोटेशनल लॉसेस वगैरह आएंगे आपके पास, ठीक है, आपको पता है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, रोटेशनल लॉसेस आएंगे, कौन सा पावर आएगा, मुझे बस इतना देखना है कि इसके टर्मिनल पे वोल्टेज कौन सी आ रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो मुझे देखना है कि जब नो लोड पे करंट मेरे पास 0 हो जाएगी तो बेटा इसमें जो ड्रॉप आएगा और इसमें जो ड्रॉप आएगा, द ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टिव 1 एंड द ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्टेंस 1, दिस बोथ द ड्रॉप्स विल बी 0, दिस बोथ द ड्रॉप्स विल बिकम व्हाट, 0। क्यों 0 हो जाएंगे, क्योंकि करंट ही 0 है। अगर ये ड्रॉप 0 हो जाएगा, ये ड्रॉप 0 हो जाएगा तो मुझे एक बात बोलेगा, मेरा प्राइम मोड तो चल रहा है, उसको तो कनेक्टेड, प्राइम मोड कनेक्टेड है और सिर्फ लोड कनेक्टेड नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर इसमें जो इंटरनल ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट ईएमएफ विल बी देयर, ठीक है। दिस ईएमएफ माइनस दिस वोल्टेज विल गिव मी व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप हुआ ही नहीं क्योंकि नो लोड की बात चल रही है, नो लोड पे करंट ही नहीं तो ऑब्वियस उसमें ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉप नहीं, यहाँ पे ड्रॉप नहीं, तो नो लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस जो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जनरेटेड वोल्टेज और फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है। सो एट नो लोड terminal voltage at no load VNL will be equals to what, EF will be equals to what, EF। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है उसका, ठीक है। तो एट नो लोड पे जो वोल्टेज आएगा बेटा दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू EF के बराबर आने वाला है, बिल्कुल सही है। तो ये रहा किसके लिए, नो लोड के लिए रहा, किसके लिए रहा, नो लोड के लिए। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी फुल लोड कंडीशन, आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट, फुल लोड कंडीशन, क्योंकि मैंने बोला क्या उसमें, चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू व्हाट, फुल लोड, ठीक है। तो जब मैं फुल लोड की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा लोड कनेक्टेड होगा। अब ये लोड जो होगा, लोड कौन सा होगा, रेटेड लोड कनेक्ट किया होगा। कौन सा लोड क्या होगा, रेटेड लोड कनेक्ट किया होगा, ठीक है। रेटेड लोड और आई कैन कॉल इट एज व्हाट, फुल लोड, ठीक है। मतलब कि जितनी पावर ये दे सकता है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेटेड करंट आएगा इसका, और जो जनरेटर जिसके लिए रेटेड है उसका जो रेटेड वोल्टेज है वहाँ की बात चल रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास जो लोड होगा, इस लोड के अक्रॉस में रेटेड कंडीशन पे जो कुछ वोल्टेज आएगा, टर्मिनल वोल्टेज, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी द फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट द फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। अब मैं बात करूँ तो देखिए इसमें जो करंट आ रही है, करंट तो नॉन जीरो करंट होगी भाई, बिल्कुल सही है। तो उस टाइम पे अगर मैं देखूँ तो देखिए दिस वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप दैट विल बी द फुल लोड वोल्टेज एट द टर्मिनल्स, that will be what, that will be the full load voltage at the terminals। कितनी बात समझ में आ रही है। तो मैं कह दूं यहाँ पे क्या कह दूं, मैं बोलूं कि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज जो आएगी, टर्मिनल वोल्टेज VTNL, नाउ इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू EF एट एन एंगल डेल माइनस IA इंटू RA प्लस J XS, इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो मैं उसको क्या नाम दे देता हूँ, मैं इसको VT नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्या नाम दे देता हूँ, VT नाम दे देता हूँ। अगर आपको वहाँ पे VT का वैल्यू अगर पता करना है तो बेटा यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या है KVL अप्लाई कर दो सर्किट में, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा तो देखिए मैं वहाँ से KVL अप्लाई करने के बाद क्या पता करूँगा, EF एट एन एंगल डेल माइनस IA इंटू RA प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XS माइनस VT इक्वल्स टू 0, ठीक है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, VT का वैल्यू चाहिए। सो VT इज इक्वल्स टू EF एट एन एंगल डेल माइनस IA इंटू व्हाट RA प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XS प्लस व्हाट RA टाइम्स ऑफ व्हाट माइनस IA इंटू RA प्लस XS, इस टाइप से आ रहा है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि मेरे पास ये जो वोल्टेज आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज फुल लोड वोल्टेज, दिस इज व्हाट फुल लोड वोल्टेज। जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जब मैं इसका मैग्नीट्यूड पता करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड पता करूंगा तो यहाँ से मुझे वोल्टेज जो आएगी VT दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बी द फुल लोड वोल्टेज, और जो वोल्टेज आएगी इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी मेरे पास। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन को बस उसका मैग्नीट्यूड से लेना देना है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं उसका नो लोड, यहाँ से अगर सपोज मैं उसका वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आने वाला होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा बेटा आपके पास देखिए किस टाइप से आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, VT नो लोड माइनस VT फुल लोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय VT फुल लोड
ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। क्या आ जाएगा मेरे पास? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, इस टाइप से। तो ये रहा बेसिकली परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है कि आपने हमें पता कर दिया कि ये वोल्टेज रेगुलेशन आता है, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो यहाँ से अगर आप देखो ना तो देखिए, तो एक्चुअली जी इस वोल्टेज रेगुलेशन को जो ये वाला जो फैक्टर, मतलब इसमें जो फैक्टर अवेलेबल है एक्चुअली, कौन सा फैक्टर की जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन आने वाले हैं? वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट व्हाट? डेविएशन इन वोल्टेज, डेविएशन इन द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप आने वाला है ना एट फुल लोड में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब टू रेगुलेट, मतलब क्या? कंट्रोल। अब अगर आपको कंट्रोल करना है उस वोल्टेज को, तो देखिए वो किसके ऊपर कैसे कंट्रोल की जाएगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि बहुत अलग अलग पैरामीटर्स है कि जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे मैं उसकी बात कर लेता हूँ, देख सकते हैं कि अपन उसका जो बिहेवियर होगा किस टाइप से आने वाला है। बट अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए इसमें क्या पता चलेगा, ये जो वोल्टेज VT नो लोड है माइनस VT FL है डिवाइडेड बाय VT FL है। यहाँ पे मैं इसके वैल्यूज अगर पुट कर दूँ तो उसके वैल्यूज देखिए किस टाइप से पुट किए जा सकते हैं। नो लोड वोल्टेज कितनी बेटा? नो लोड पे जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू व्हाट? EF। सो मैं इसको लिख दूँ EF का मैग्नीट्यूड माइनस VT FL, मतलब व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ रही है, डिवाइडेड बाय VT मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100। इस टाइप से आ रहा है बेटा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है क्या चल जाएगा? आराम से आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पता चल जाएगा। आराम से क्या पता चल जाएगा आपको? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। थोड़ा नीचे हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ये आ जाएगा आपको यहाँ से पता है, बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करके तो मतलब आपको तो सारी चीजें पता चल जाएगी। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर EF का वैल्यू कैसे पता करेंगे? बेटा आपको EF का वैल्यू इसके पहले मैंने पता करना सिखाया है। किस टाइप से पता करोगे EF का वैल्यू? EF का वैल्यू किस टाइप से पता करोगे? मुझे एक बात बोलो, ये जो करंट आ रही है फुल लोड पे आ रही है और नॉर्मल केसेस की बात करो, जो आपके पास लोड होते हैं, लोड कैसे होता है बेटा? जो लोड होते हैं आपके पास तो लैगिंग पावर फैक्टर के लोड होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग सपोज अगर मुझे EF का वैल्यू फाइंड करना तो आप आराम से पता कर पाओगे। कैसे पता करोगे यार? अरे भाई कितना आसान है। देखिए ये रहा आपके पास EF, क्या रहा? EF को लैग कौन करेगा? VT। कितने एंगल से? डेल एंगल से। कितने एंगल से बेटा? डेल एंगल से। तो ये रहा मेरे पास डेल एंगल से लैग करने वाला VT, ठीक है। VT को कौन लैग करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर की केस चल रही है, मतलब ऑब्वियस है कि आर्मेचर करंट विल लैग VT बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? बाय एन एंगल ऑफ फाई, बाय एन एंगल ऑफ व्हाट? फाई, इस टाइप से। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा दैट विल बी साई, दैट विल बी व्हाट? साई, इस टाइप से आने वाला है। तो देखिए ये वाली जो करंट है, तो मुझे एक बात पता है, क्या पता है मुझे? जो मैग्नीट्यूड आएगा EF का, यहाँ से अगर मैं सपोज अगर EF का वैल्यू पता करो, EF एट एन एंगल डेल इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू VT प्लस IA इंटू RA प्लस व्हाट? J टाइम्स ऑफ एक्सेस, इस टाइप से। तो इसमें देखा जाए तो देखिए दिस विल बी इक्वल्स टू VT प्लस IA RA प्लस व्हाट? J टाइम्स ऑफ IA एक्सेस। तो इसमें जो रेजिस्टिव जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ड्यू टू IA और RA, वो कैसा रहेगा आपके पास? रेजिस्टिव ड्रॉप रहेगा। तो जो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप रहेगा दैट विल बी इन फेज विद दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, एंड दिस IA प्लस J एक्सेस दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 90 डिग्री टू दैट पर्टिकुलर वोल्टेज। तो देखिए अगर मैं यहाँ से अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मतलब IA RA जो अगर ड्रॉ करूँ इस फेजर डायग्राम में, तो इसके इन फेज आ जाएगा वो। तो ये इस टाइप से आ रहा है, और इसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो रहेगा आपके पास, इसको जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो रहेगा एक्चुअली दिस सेम तरीके से ये भी ऐसा इस टाइप से, ठीक है। और इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा आपके पास दैट विल बी, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, बेटा आप उसको ना थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो यहाँ से इस टाइप से लग रहा है, ठीक है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से। और अगर इसको थोड़ा मैं अगर सपोज अगर यहाँ पे अगर ऐसा एक्सटेंड कर दूँ तो देखिए मेरे पास इस टाइप से बनेगा। समझ में आ रही बेटा बात? और ये क्या बनेगा? दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? ये एक्चुअली जो बनेगा ना, इसको थोड़ा मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये बनेगा मेरे पास IA एक्सेस, ठीक है। ये जो बनेगा मेरे पास दिस इज IA RA, और इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो देखिए किस स्टेप से आने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू IA टाइम्स ऑफ व्हाट? ZS, इस स्टेप से आने वाला होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो देखिए किस स्टेप से आने वाला है, इस स्टेप से आ जाएगा। तो ये भी जो बनेगा मेरे पास दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी IA RA, दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बी IA RA, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं VT का जब इसके ऊपर प्रोजेक्शन लूंगा, मतलब क्या ऑन जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके ऊपर जब मैं उसका प्रोजेक्शन लूंगा तो किस टाइप से आएगा?
दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट वी टी कॉस फाई के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? दिस विल बी इक्वल्स टू वी टी कॉस फाई, इसके बराबर रहेगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन लूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी वी टी साइन फाई, क्या रहेगा? दिस विल बी इक्वल्स टू वी टी साइन फाई, इसके बराबर रहेगा। ठीक है, देखिए आपके पास वी टी साइन फाई है, आपके पास आई ए एक्सेस है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट आई ए एक्सेस, इसका वैल्यू ये है। तो आप अगर यहाँ पे देखिए, अगर सपोज मैं उसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर उसको सॉल्व करूँ तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ओ, दिस विल बी व्हाट ए, दिस विल बी व्हाट बी, ये उसका डायगोनल रहेगा, ये उसका क्या रहेगा? दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी व्हाट हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं उसमें लिखूँ तो देखिए उसका वैल्यू किस टाइप से पता कर सकते हो? in right angle triangle, in right angle triangle OAB या AOB, AOB, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस व्हाट AB का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ बी का वैल्यू क्या है और ए बी का वैल्यू क्या है। तो मैं चाहे तो लिख देता हूँ ओ ए का वैल्यू, देखिए ए ओ ए है तो देखिए इसमें दिस मच कंपोनेंट इज व्हाट, दिस मच वैल्यू इज वी टी कॉस फाई, दिस इज आई ए आर ए, सो दिस इज वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए, वी टी कॉस फाई प्लस व्हाट आई ए आर ए। जो उसके बाद जो ए बी है, ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस। और जो ओ बी है, ओ बी का वैल्यू क्या है? ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट ई एफ, ओ बी का वैल्यू किसके बराबर है? ई एफ है। सपोज अगर मुझे यहाँ से अगर ओ बी का वैल्यू पता करना है तो ओ बी कैसे पता करोगे? ओ बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट ओ ए का स्क्वायर प्लस व्हाट ए बी का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला आपके पास। बिल्कुल सही है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे उसका अगर वैल्यूज अगर पुट करूँ तो देखिए ओ ए का वैल्यू क्या आने वाला है? दिस इज इक्वल्स टू वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट प्लस वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस, क्या है? वी टी साइन फाई प्लस व्हाट आई ए टाइम्स ऑफ एक्सेस, इसका स्क्वायर, इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? ई एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। ये किसका वैल्यू पता चल जाएगा बेटा? ई एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। किसका वैल्यू आएगा? ई एफ का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये ई एफ का वैल्यू आ गया आपके पास, तो ठीक है, मुझे पता करना क्या होता है? मुझे पता करना होता है मॉड ऑफ ई एफ माइनस मॉड ऑफ वी टी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय 100, ये मुझे पता करना है। ठीक है, इसको ये आपके पास ई एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। आपको टर्मिनल वोल्टेज तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दे दिया होगा, नहीं दे दिया होगा तो अपन उसको पता कर लेंगे, इसमें बड़ी बात नहीं है, आसानी से पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास ई एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। V2 मैंने बोला कि वो दे देगा, नहीं तो आराम से अपन उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ई एफ पता चल गया तो ई एफ माइनस वी टी, इधर भी माइनस वी टी कर दो, डिवाइडेड बाय वी टी, दोनों साइड के लिए वी टी कर दो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो आप इसमें भी डायरेक्टली ई एफ का वैल्यू पुट कर दो माइनस वी टी, यहाँ पे माइनस वी टी पुट करके भी आप उसको पता कर सकते हो। तो इतना आसान तरीका होता है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने का। अब इसमें देखिए बहुत अलग अलग केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं बेटा? इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये जो वीटी है, वीटी कम ई एफ के कंपैरिजन में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी बातें हो सकती है। समझ में आ रही बात? अब देखिए अगर मैं बोलूं कि सपोज इफ वीटी इज इक्वल्स टू व्हाट ई एफ, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वीटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ। सपोज अगर ऐसा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Vt इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ EF, इस टाइप से होने वाला है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या आने वाला है एक्चुअली ठीक है, मैं उसको EF इज इक्वल्स टू Vt इस टाइप से लिखता हूँ क्योंकि EF की वैल्यूज में सब कुछ चेंज आने वाला है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ EF इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Vt इस टाइप से अगर लिखा है, इसमें क्या होगा? इसका मतलब जो होगा ना, आपके पास वो जो वोल्टेज ड्रॉप आने वाला है, उसी सर्किट को अगर सपोज मैं यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करो, देखिए किस टाइप से आएगा? दैट विल बी रिटन इन दिस वे, that will be written in this way। देखिए ये रहेगा आपके पास EF एट एन एंगल डेल। ठीक है, तो ये रहा आपके पास रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, एंड यहाँ पे आपके पास रहेगा VT
एट एन एंगल, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, दिस इज आर ए, दिस इज जे टाइम्स ऑफ एक्सेस, इस टाइप से। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज ये जो आपके पास इनपुट है और ये, क्योंकि ये मुझे इसके लिए बताना क्योंकि आपको बाउंड्रीज पता रहे और बाउंड्री से आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए जब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज, मतलब क्या ई एफ और वी टी दोनों के वैल्यू जब सेम होंगे तो मुझे एक बात बोले, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो रहेगा कितना रहेगा आपके पास? 0%। वोल्टेज रेगुलेशन कितना रहेगा आपके पास? 0% होने वाली है, ठीक है, बात 0 आने वाला है, ठीक है। दूसरी केस इसमें क्या हो सकता है? दूसरी केस इसमें हो सकता है ई, हाँ, ई एफ इज ग्रेटर देन वी टी, इफ व्हाट ई एफ इज ग्रेटर देन वी टी, उस टाइम पे देखिए क्या होने वाला आपके पास, ई एफ ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? वीटी के कंपैरिजन में। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है, दिस ड्रॉप इज एप्रिशिएबल और आई कैन कॉल इट इज व्हाट, दिस इज अ कंसिडरेबल वोल्टेज ड्रॉप व्हिच कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, इतना व्हिच कैनॉट बी नेग्लेक्टेड क्वाइट नॉर्मली। सो इफ दिस one cannot be neglected, it means that this one is going to reduce the value of what? VT। VT का वैल्यू कैसे रिड्यूस होगा? EF में से कुछ ड्रॉप यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसका वैल्यू अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? VT का जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा है? कम है किसके कंपैरिजन में? EF के कंपैरिजन में। अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बोले, जो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दैट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन जो आएगा कैसे आ जाएगा आपके पास? वोल्टेज रेगुलेशन विल बी व्हाट? पॉजिटिव। वोल्टेज रेगुलेशन विल बी व्हाट? पॉजिटिव। इसको चाहे तो परसेंटेज में मत लिखिए, क्या डायरेक्टली बस ऐसा लिख दीजिए, वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव नेगेटिव, उसके टर्म्स में लिख लेते हैं उसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तीसरा केस जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उस केस में देखिए अपन को क्या पता चलेगा, एक क्या हो सकता है, देखिए दो केसेस हो गए, फर्स्ट सेकेंड, इसमें थर्ड केस में क्या हो सकता है? ई एफ इज लेस देन वी टी। अगर सपोज ऐसा है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें ऐसा होगा कि मतलब यहाँ की वोल्टेज ज्यादा है और यहाँ की वोल्टेज कम है। पहले इसके पहले की केस में क्या बोला मैंने? इसके पहले की केस में ईएफ का वैल्यू ज्यादा और वीटी का वैल्यू कम है, तो उसमें मैंने बोला कि वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव। ये वाली तो केस मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। इस एग्जैक्टली अपोजिट केस में कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो और एक कौन से पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग ऐसा हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि जब मैं लोड की बात करूंगा तो लोड डेफिनेटली डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर। एज द पावर फैक्टर इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लोड करंट विच चेंजिंग, according to what load current will changing, at the same time the voltage regulation of that one will also change। तो voltage regulation according to the power factor कैसे चेंज होगा, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है इसके केस में अगर देखा जाए तो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जैसा पावर फैक्टर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ईएफ चेंज होने वाला होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ईएफ चेंज होने वाला है। उसके ऊपर तो मैं सेपरेट लेक्चर कंडक्ट कराऊंगा कि हाउ डज ईएफ कॉसडेल एंड वीटी विल चेंज, तो वो अगला पार्ट है, उसके बारे में उस टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन को बस इतना डिस्कस करना है कि ये जो ईएफ का वैल्यू ज्यादा होना किसके कंपैरिजन में? वीटी के कंपैरिजन में, और ईएफ का वैल्यू कम होना किसके कंपैरिजन में? वीटी के कंपैरिजन में। ये डिपेंड करेगा पावर फैक्टर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो देखिए दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर ऐसा हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वोल्टेज रेगुलेशन विल बी नेगेटिव। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होने वाला? नेगेटिव होने वाला। तो इतना जो बेसिक था अपन ने इसके बारे में जितना पॉसिबल था उसके बारे में फिलहाल अभी तक अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि वोल्टेज रेगुलेशन और फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस इंपीडेंस, उसके बारे में थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है क्या, और क्या अलग अलग चीजें जो यहाँ से अपन को पता कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट दी कंडीशंस की वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब आ सकता है, पॉजिटिव कब आ सकता है, नेगेटिव कब आ सकता है, और रेजिस्टेंस का प्रेजेंस होना कभी अपन उसको कभी उसको निग्लेक्ट भी कर देते हैं, उसको निग्लेक्ट नहीं करते, तो उसके अलग अलग कंडीशंस पे अपन बात करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन का पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि हाँ वो इसके पहले जो टॉपिक बोला उस टॉपिक के और जाने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। अब आप मुझे खुद बोलो, अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा कम होगा तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस, सपोज अगर मैंने बात करी कि इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस, क्या क्या होगा, बस उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इफ वोल्टेज रेगुलेशन इफ voltage regulation is less, देन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे आने वाला होगा, यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन ओनली।
ठीक है। आई ए जेड एस में उसको डायरेक्टली अगर बोलूँ तो दिस आई ए जेड एस इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जेड एस अपन यहाँ से पता कर सकते हैं आर ए प्लस जे एक्सेस है, ठीक है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट दी जेड एस, ठीक है, वाला रहेगा। तो इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस देन वोल्टेज ड्रॉप विल बी लेस, वोल्टेज ड्रॉप विल बी लेस। एक्चुअली ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये उसको इंप्लाई करता है, इफ वोल्टेज ड्रॉप इज लेस देन वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम है तो मुझे एक बात बोलो, इसकी वजह से क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि पावर लॉस इज लेस, पावर लॉस इज लेस। क्या कह सकता हूं मैं, वोल्टेज रेगुलेशन अगर कम है तो इफिशियंसी बेटर होगी आपके पास, ठीक है, इफिशियंसी विल बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम है तो पावर फैक्टर के ऊपर भी बहुत अलग अलग उसका इफेक्ट आने वाला है, तो पावर फैक्टर के बारे में तो अपन बात कर लेंगे। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन कम होने के और क्या मतलब और क्या अच्छे फायदे हो सकते हैं, यहाँ पे जो पावर आएगी ना, द पावर रिसीव्ड एट दिस टर्मिनल विल बी मैक्सिमम। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब क्या, इफ दिस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड और आई कैन से व्हाट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर in comparison to the previous voltage. How? Because in case of the previous voltage, this drop was more, because of which this minus this maximum drop was giving me the minimum voltage. But in this case, this drop is minimum or this drop is less, because of which the voltage which I will obtain at the terminals it will be the more. और अगर ऐसा कंडीशन है तो उस पर्टिकुलर केस में जो वोल्टेज मिलेगी टर्मिनल्स पे वो ज़्यादा वोल्टेज होगी। अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज मुझे मिल रही है, दिस मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द सेम करंट विच वॉज प्रीवियसली, तो उस करंट को और इस वोल्टेज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पावर ज़्यादा हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी। उसमें एक और बात कह सकता हूँ, मैंने बोला कि सेम करंट जो इसके पहले के थे, करंट इसके केस में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि उसमें वो पावर फैक्टर वाली केस उसमें आ जाएगी, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा कि उसका क्या होने वाला है, ठीक है। इंपेडेंस कम होने की वजह से ऑब्वियस है यार, अगर इंपेडेंस कम होगा तो करंट बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये उसका बेसिकली फायदा होने वाला है। देखिए अपन को एक सिंपल एक छोटा सा पॉइंट पता है, मैं अब बात कर रहा हूँ उसके बारे में, क्या एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी, पता है, एन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इस स्टेप से पता है अपन को, ठीक है। जो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है ई एफ, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ई एफ इज इक्वल्स टू 4.44 मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स पर पोल मल्टीप्लाई बाय के डी मल्टीप्लाई बाय के पी मल्टीप्लाई बाय टर्न्स पर फेज एन पी एच, इस स्टेप से होता है। तो यहाँ से एक बात पता क्या चल रही है, दिस ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, पता चल रहा है, ठीक है। मुझे बस फ्रीक्वेंसी रिलेवेंट बात करनी है, मैंने इसके पहले बोला था कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, स्पीड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए टर्म्स डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इस स्टेप से पता चल रहा है जो वोल्टेज ई एफ माइनस आई ए जेड एस, क्या बोल रहा हूँ मैं, ई एफ माइनस आई ए जेड एस, आप इधर देख लीजिएगा, ई एफ माइनस आई ए जेड एस विल गिव मी व्हाट, वी टी, वी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ एट एन एंगल डेल प्लस माइनस आई ए जेड एस। तो अगर ई एफ अगर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ऑब्वियसली वोल्टेज ही है, तो वी टी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो मैं कह सकता हूँ क्या, कैन आई से दैट वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है आपके पास, मैं बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बेटा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन एस, बिल्कुल। कैसे, अरे भाई अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस है या एन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो ऑब्वियस है कि दिस इज सेम रिलेशन विच इज वैलिड फॉर दिस वन। तो कैन आई से आल्सो लाइक दिस, बिल्कुल सही है, कोई उसमें रोक नहीं सकता कि ये गलत है, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसमें अगर सपोज मुझे करंट का वैल्यू पता करना है, तो करंट कैसे पता करोगे, आपको यहाँ से करंट का वैल्यू पता करना बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या करंट कैसे लिखी जाती है, चेंज इन टर्मिनल, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, चेंज इन मतलब दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस, ठीक है। या केवीएल भी अप्लाई करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा आपको, मैं जो बोल रहा हूँ, आई ए इज इक्वल्स टू, दिस विल बी द फेजर वैल्यू, इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ एट एन एंगल डेल माइनस वी टी एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस आर ए प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सेस प्लस व्हाट, आर ए प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सेस, इस टाइप से आ रहा है आपके पास, ठीक है। मैं बोल के रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उनका तो एडिशन है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कॉमन निकाला जा सकता है, सो इस टाइप से आ जाएगा, दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। आर ए प्लस जे एक्सेस, आर ए तो डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और एक्सेस जो होता है वो तो डिपेंड करता है। आर ए को अगर मैं निगलेक्ट कर दूँ, उसका तो बहुत छोटा वैल्यू होता है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे इसका रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स सिंक्रोनस मशीन के, मतलब अल्टरनेटर के, मोटर के वगैरह जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, उसमें देखना कि आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ही कम दिया होता है, कभी कभी तो निगलेक्ट भी कर देगा, बोल देगा कि नेग्लिजिबल आर्मेचर
आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो अगर मैं RA को निकले कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो ओवरऑल जो इंपेडेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सेस के बराबर। तो एक्सेस इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 2 पाई FL। ऑब्वियसली कि दिस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अरे भाई हाँ या ना, बिल्कुल सही है। दिस इज आल्सो व्हाट, डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट NS, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट NS। अब मुझे एक बात बोलिएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट IA, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होगा बेटा, देखिए दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी व्हाट 1। इसका मतलब क्या, IA इज इक्वल्स टू व्हाट, IA इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा बेटा। IA क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, आर्मेचर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्मेचर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। राइट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नो नोट, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, IA इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आर्मेचर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बात पता चल गई आपको, ठीक है। अब सपोज अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन लिखूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा आपके पास, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ EF माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ VT डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ VT मल्टीप्लाई बाय 100। दिस विल बिकम व्हाट, ये क्या होगा आपके पास, EF माइनस VT, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज आल्सो फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली दिस विल बी व्हाट, NS के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी आल्सो व्हाट, NS के बराबर आ जाएगा। दिस विल बिकम व्हाट, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि दोनों जो टर्म्स फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंट है। इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज एज द न्यूमरेटर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड डिनोमिनेटर आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इफ आई रिप्लेस द न्यूमरेटर्स बाय फ्रीक्वेंसी एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो बाय फ्रीक्वेंसी, then it will become the ratio of the two similar quantities. If it is the ratio of the two similar quantities, then that quantity will be unitless quantity. Ultimately you can say that is constant quantity, ठीक है। It means voltage regulation is also independent of frequency. तो ये वाला एक important terms आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्या, voltage regulation is independent of frequency, is independent of frequency। ये वाली बात समझ में आ रही है। इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो आपको देखिए यहाँ से बहुत ही अलग अलग बातें पता चल सकती है। सर अगर सपोज मैं KVA के बारे में बात करूं तो बिल्कुल आप उसके लिए बात कर सकते हो, डेफिनेटली बात की जा सकती है। कैसे, देखिए अगर सपोज मैं KVA की बात करता, किसकी, रेटेड KVA या नॉर्मल KVA की अगर मैं बात करता, तो KVA क्या होगा आपके पास, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो KVA इज इक्वल्स टू व्हाट, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय व्हाट, करंट, वोल्टेज, ठीक है। ये मैं इसको VL लिख रहा हूँ, उसको मैं IL लिख रहा हूँ, इस टाइप से लिख रहा हूँ, ठीक है। बेटा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा। VL इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर VL इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड IL इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से VL चेंज होने वाला है, IL के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या, अगर दोनों में से कोई एक टर्म भी वैरी हो रहा है तो ऑब्वियस है कि KVA भी वैरी होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, KVA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये तो होगा, तो कांस्टेंट होगा, उसमें तो कुछ उसका यही आएगा ही नहीं, मतलब उसकी वजह से कुछ तो चेंज आएगा ही नहीं। अगर ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, NS, इस टाइप से, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में या पेपर में जब भी आपको कोई क्वेश्चन करेगा, या डेफिनेटली ओरल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाएंगे, इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कि अगर सपोज मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो उसकी वजह से जो रेटिंग होगी या जो KVA होगा, रेटेड KVA जनरेटर का, उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल बेटा फर्क पड़ेगा। और फर्क कैसे पड़ेगा, या मतलब उसके ऊपर जो भी कुछ चेंज आने वाला, चेंज किस टाइप से आएगा, देखिए जो मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस टाइप से आने वाला है। तो ये बहुत बेसिक बातें होती है, आपको पता होनी चाहिए बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। सो अपन को यहाँ से पता चल रहा है कि KVA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, NS। सपोज अगर कल जाके, अगर सपोज मैं आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर मैं कल जाके कोई एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि सपोज इफ at 50 hertz the rated KVA of the machine is 500 kVA, ठीक है। then at 45 hertz what will be the value of this one, क्या करोगे बेटा, अपन को पता है क्या, KVA is directly proportional to frequency, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ से आप आराम से लिख पाओगे इसको, कैसे लिख पाओगे, यू विल से डैट 50 हर्ट्स के करस्पॉन्डिंग जो KVA कितना है आपके पास, दिस इज 500, और जो 45 है उसके करस्पॉन्डिंग कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग पता नहीं है, तो उसको मैं मान लेता हूँ क्या, KVA करस्पॉन्डिंग टू 45 हर्ट्स। तो दिस इज KVA करस्पॉन्डिंग टू 45 हर्ट्स विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम व्हाट 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 450 KVA, क्या 450 KVA बन जाएगा।
केवीए करस्पॉन्डिंग टू 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, 450 केवीए बन जाएगा। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर उसने पूछा सेम क्वेश्चन, अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगर उसने पूछ दिया होता, इफ वोल्टेज रेगुलेशन एट 45 हर्ट्ज इज 3.2%, देन वोल्टेज रेगुलेशन एट 50 हर्ट्ज विल बी व्हाट। ऐसा अगर उसने पूछा तो क्या बताओगे आप? सिंपली देखिए, कुछ लोग डेफिनेटली उनके दिमाग में सवाल आएगा कि सर मैंने एक बात सुनी, क्या सुना आपने? सर मैंने ऐसा सुना है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन आता है ना, उसमें IA/ZS का ड्रॉप आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? IA/ZS का ड्रॉप आता है, ठीक है बेटा। तो आप देखिए उसमें दिमाग के स्टेप से लगाओगे कि उसमें जो ड्रॉप आता है ना, IA/ZS का ड्रॉप आएगा। और सर आपने ऐसा बोला था कि उसमें RA का वैल्यू बहुत ही कम होता है तो XS के बराबर हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, IA मल्टीप्लाई बाय XS इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इस टाइप से होगा। तो सर इसकी वजह से तो मतलब पता चल रहा है ना कि तो मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है मतलब कि IXS का ड्रॉप बढ़ेगा, बिल्कुल बेटा बढ़ेगा। इसकी वजह से सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, उसकी वजह से सिर्फ क्या बढ़ेगा? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। लेकिन जब मैं उसका जो वोल्टेज ड्रॉप जो बढ़ेगा ना, दिस इज व्हाट, दिस IAXS इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ VT, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, दैट विल बिकम व्हाट, IA टाइम्स ऑफ XS, इतना आने वाला, ठीक है। लेकिन जब मैं मार्जिनल डिफरेंस की बात करता हूँ, मार्जिनल वैल्यू की बात करता हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन अपने आप में क्या एक मार्जिनल वैल्यू होती है। मतलब क्या मार्जिनल डिफरेंसेस पता है आपको? मार्जिनल वैल्यू कैसे लिखी जाती है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, उसके जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस वैल्यू के बारे में, उसको तुम बोलते हो कि रिलेटिव क्वांटिटी जैसा होती है, सेम उस टाइप से होती है। दिस इज व्हाट डिवाइडेड बाय VT, सो दिस विल आल्सो बी व्हाट डिवाइडेड बाय VT, बिल्कुल सही है। आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से ये बढ़ा था, बिल्कुल सही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से ये बढ़ा था तो ऑब्वियस है कि उसी टाइम पे आपका VT भी बढ़ा था, क्योंकि VT इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। VT इज आल्सो व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर VT भी उसके बराबर है तो मुझे एक बात बोलेगा, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल बिकम व्हाट, कांस्टेंट 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि जो उसके पहला वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब क्या, वोल्टेज रेगुलेशन एट द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एज योर रिएक्टेंस इज इंक्रीजिंग, definitely the IAXS drop is increasing, but when you will talk about the voltage regulation, it is a relative मतलब difference और marginal difference होता है actually वो, ठीक है, that divided by the actual rated voltage, it is a ratio of those two quantities, and as your denominator also depends on the frequency, then numerator is also increasing due to the frequency, its increase and its increase both will get cancelled, and the effect will be as it is, it will be as it is as compared to the it will be as it is as that of the previous one. So you should be very very clear with respect to all these basic terms which are very relevant to what voltage regulation, which are very relevant to what kVA, voltage, frequency, speed. कल जाके उसने बोला कि सर यार तुम जो है ना बोल रहे ना फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है बेटा मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं करता, स्पीड के बारे में बात कर लूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंक्रोनस स्पीड के बारे में बात कर लिया। ऑब्वियस अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड भी चेंज होने वाला है, ठीक है। आज अभी जो मैंने बोला सिर्फ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग बात किया, कल जाके वो क्या बोलेगा आपको पता है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे क्रिएट होने वाले होते हैं। वो कल जाके क्या बोलेगा, ये वोल्टेज रेगुलेशन एट 45 हर्ट्ज की जगह पे सपोज अगर मैं बोल दूं कि 1500 आरपीएम, अगर सपोज मैं बोल दूं एट 1500 आरपीएम, अगर आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन 3.5% है, 3.2% है, देन वोल्टेज रेगुलेशन एट 1000 आरपीएम कितना आने वाला है आप बताओ? वोल्टेज रेगुलेशन बेटा अगर फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से निकाली जा सकती है तो अभी से ऐसे भी निकाली जा सकती है। मतलब क्या अल्टीमेटली स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P मैंने बोला, और यहाँ से मैंने क्या लिख के दिया, NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, F। अगर N चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली F भी चेंज होगा। अगर F चेंज होने की वजह से अगर वोल्टेज रेगुलेशन में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, अगर वो कॉन्स्टेंट ही होता है तो यहाँ पे NS को चेंज होने दीजिए, फ्रीक्वेंसी को चेंज होने दीजिएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी डिफरेंस नहीं। सेम चीज इन केस ऑफ द केवीए एज वेल, सेम चीज व्हाट इन केस ऑफ द केवीए एज वेल। तो बेसिक चीजें होती है, बहुत आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी चीजों की वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी ना पूछ देगा बड़े बड़े एग्जाम्स में। अगर आप बात करोगे कि वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करो, EF का वैल्यू फाइंड, अरे ये आसान मतलब छोटे बच्चे की कहानी हो गई। इसके पहले अपन ने तो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेवेंट में। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपको। अभी जो क्वेश्चन पूछेगा ना थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, और आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ स्टेट लेवल के PSCs वगैरह, तो उसमें तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हो डायरेक्टली, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कब कि जब तुम्हें कंसेप्ट पता है। क्योंकि देखिए ना डायरेक्टली विदाउट सॉल्व डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू इसके पहले जितना था वही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, लेकिन ये कब बेटा, जब तुम्हें पता है तभी तो ना। समझ में आ रही बात? ये IAS वगैरह के एग्जाम्स में आते रहते हैं, प्रीलिम्स में वगैरह, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में तो नहीं ज्यादा आते, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा, क्योंकि अपन के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो क्या पूछेगा, वोल्टेज रेगुलेशन का पूरा प्रोसेस पूछेगा अपन को, डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस करस्पॉन्डिंग टू विच द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो अपन उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन को पूछने वाले हैं। तो अभी हेडिंग डालेगा अपन
कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हेडिंग डालिएगा कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं उसके कंडीशंस के, डिफरेंट कंडीशंस के बारे में। वोल्टेज रेगुलेशन, this is equals to EF, magnitude of EF minus VT divided by magnitude of VT multiply by 100। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी द कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू द व्हाट, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। सो आप चाहे तो उसको लिख दीजिएगा केस 1, क्या बोलेगा, केस 1 लिख दीजिएगा उसको, केस 1 मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन EF माइनस VT इज मैक्सिमम, व्हाट, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज पॉसिबल व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ EF माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ VT, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम। when this is possible, that this is maximum, this is possible to be maximum when magnitude of EF is greater than what, magnitude of VT। समझ में आ रही बात, तभी ये क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि मैक्सिमम हो सकता है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल, के वाली जो केस होगी आपके पास मैक्सिमम होगा। इसको मैक्सिमाइज करना होगा, या अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आप क्या करोगे, क्या बोल रहे हो, सबसे पहली बात आप देखिए क्या करने वाले हो, EF का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, तो EF का वैल्यू कैसे पता करोगे आप, तो EF का वैल्यू अगर आपको पता करना है तो देखिए क्या करोगे आप, मैंने आपको वहाँ से फेजर डायग्राम से सब कुछ बताया था कि EF का वैल्यू कैसे पता करोगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ EF, और ये आप मुझे बता सकते हो क्या कि EF का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा इन केस ऑफ VT, पावर फैक्टर की केस अगर बताई जाए तो कौन सा पॉसिबल हो सकता है। वैसे मैं जितना जानता हूँ, मतलब पढ़ाने के पहले बता रहा हूँ, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में ही वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आता है, क्योंकि लैगिंग के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप आता है ना, करंट केस होते हैं लैगिंग नेचर की होती है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा ना, दैट विल बी ऑफ जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ना, तो उसकी वजह से जो टोटल वोल्टेज आएगी ना, दैट विल बी ऑफ लैगिंग नेचर, आई कैन कॉल इट इज व्हाट, तो नेगेटिव वोल्टेज आएगी, मतलब दिस माइनस दैट इस टाइप से वोल्टेज आती है। ठीक है, आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ऐसे सर्किट में भी ये सब पढ़ते हो। ठीक है, तो दिस विल बी EF इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VT cos phi, क्या, VT cos phi प्लस IA RA plus what, IA times of RA, plus VT sin phi plus IA excess plus what, VT sin phi प्लस IA excess। अभी ये जो मैंने कंडीशन कंसिडर करी है, ये जो लिखा है किसके लिए, दिस EF इज रिटन करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अब अपन उसको जब आगे सॉल्व करेंगे तब मैं बता दूंगा कि उसका कंडीशन सच में लैगिंग पावर फैक्टर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे अपन उसको देख लेंगे। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप ये डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं, मुझे ये वाला कंडीशन लाना है, EF माइनस VT डिवाइडेड बाय VT, तब जाके मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा, तब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसको इक्वल टू 0 दिखाऊंगा, तो मैक्सिमम पावर जो मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो अपन कंसेप्ट यूज करते हैं, सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो अगर यहाँ दोनों साइड के लिए अगर स्क्वायर करोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VT cos phi, VT स्क्वायर cos phi का स्क्वायर प्लस ये जो आ जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, IA RA इसका स्क्वायर प्लस व्हाट, ट्वाइस ऑफ IA RA मल्टीप्लाई बाय VT cos phi मल्टीप्लाई बाय व्हाट, VT cos phi। ठीक है, इस स्टेप से प्लस VT स्क्वायर साइन स्क्वायर phi प्लस IA स्क्वायर एक्सेस स्क्वायर, IA एक्सेस, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ VT मल्टीप्लाई बाय IA एक्सेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन ऑफ फाई। इस टाइप से आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूँ, किसका, VT cos स्क्वायर फाई, VT स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस VT स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, VT स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस VT प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस व्हाट, प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस देखिए क्या क्या आने वाला है, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है, प्लस IA स्क्वायर IA RA
इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास जो कॉमन आ जाएगा दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ आई ए, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में आएगा दिस विल बी आर ए कॉस फाई प्लस एक्स एस साइन फाई, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखिए वी टी भी आएगा उनके बराबर, तो वी टी को भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो प्लस ट्वाइस आई ए मल्टीप्लाई बाय वी टी इस टाइप से आने वाला है, प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए इस टाइप से आने वाला है, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1, अगर इक्वल्स टू 1 बनेगा तो दिस विल बिकम व्हाट वी टी का स्क्वायर प्लस व्हाट वी टी का स्क्वायर प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर, क्या आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी आई ए प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ वी टी आई ए इंटू आर ए कॉस फाई प्लस एक्सेस साइन फाई प्लस व्हाट एक्सेस साइन फाई इस टाइप से। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ई एफ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ई एफ का स्क्वायर, ई एफ के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ठीक है, तो वी टी को मैं इस साइड के लिए लेके आता हूँ वी टी स्क्वायर को, ठीक है। जब मैं वी टी स्क्वायर को उस साइड के लिए लेके आऊँगा तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी किस टाइप से बनेगी, दिस विल बिकम व्हाट ई एफ का स्क्वायर माइनस वी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई ए आर ए का स्क्वायर, आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए कॉस फाई प्लस एक्सक्यूज में प्लस एक्सेस साइन फाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ई एफ माइनस वी टी मल्टीप्लाई बाय ई एफ प्लस वी टी इस टाइप से। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी आई ए इंटू आर कॉस फाई आर ए कॉस फाई प्लस व्हाट एक्सेस साइन फाई इस टाइप से आ जाने वाला है, ठीक है। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इसको किस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ, ई एफ माइनस वी टी इज इक्वल्स टू ई एफ प्लस वी टी को अंडर रूट में सॉरी डिनोमिनेटर में जाने दीजिएगा इसके, तो बन जाएगा आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए आर ए कॉस फाई प्लस एक्सेस साइन फाई इस टाइप से। तो जब तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम ई एफ प्लस वी टी, क्या ई एफ प्लस वी टी इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसके बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मुझे क्या चाहिए एक्सप्रेशन, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मॉड ऑफ ई एफ माइनस मॉड ऑफ वी टी डिवाइडेड बाय वी टी इस टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए। और ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड ही चल रही है यहाँ पे, तो पूरा जो एक्सप्रेशन चल रहा है मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन ही चल रहा है। आपको अगर याद आ रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है किसके लिए होता है, ई एफ के मैग्नीट्यूड के लिए होता है। उसका जब अपन डेल की बात करते हैं कॉस डेल के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, आई ए जेड एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई एफ स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर माइनस 2 ई एफ वी टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल, ऐसा यूज करते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो ये जो क्या बता रहा है अपन को, मैग्नीट्यूड इन द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस बता रहा है, ठीक है। तो मेरे पास इसका मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज आ रही है क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड है, एंगल नहीं है बिल्कुल भी नहीं, उसको फेजर नहीं है, क्या है नॉर्मल जो क्वांटिटीज होते हैं उस टाइप से, अलजेब्रिक वोल्टेजेस है, ये अलजेब्रिक क्वांटिटीज है, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ई एफ माइनस वी टी, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा दोनों साइड के लिए वी टी से, ठीक है। सो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय वी टी, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय वी टी, हाँ दोनों साइड के अगर दोनों साइड को अगर आप सपोज वी टी से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन, दिस विल बी ई एफ माइनस वी टी डिवाइडेड बाय वी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए कॉस फाई प्लस एक्सेस साइन फाई डिवाइडेड बाय ई एफ प्लस वी टी डिवाइडेड बाय ई एफ प्लस वी टी मल्टीप्लाई बाय वी टी इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट वोल्टेज रेगुलेशन, बेटा दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये वोल्टेज रेगुलेशन के बराबर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया अभी, वोल्टेज रेगुलेशन। अब मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न है कि मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मुझे चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगा। अब मेरे पास ये वोल्टेज रेगुलेशन आ गया तो मैं क्या करूँगा, आई विल डिफरेंशिएट दिस वोल्टेज रेगुलेशन
करस्पॉन्डिंग टू दी व्हाट पावर फैक्टर के इसमें देखना है मुझे, मतलब क्या ऐसा कौन सा पावर फैक्टर होगा कि जिस पावर फैक्टर के लिए मुझे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन एट द पावर फैक्टर और एट व्हाट पावर फैक्टर आई विल गेट द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंशिएट स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप लोग, डिफरेंशिएट वोल्टेज रेगुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू कॉस फाई या विथ रिस्पेक्ट टू फाई ओनली, ठीक है, नॉट अ कॉस फाई। फाई के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज व्हाट, इसकी जगह पे मैं सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन यूज करूंगा। सो आई विल डिफरेंशिएट दिस डी वी आर विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई, ठीक है, और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू जीरो दिखाना पड़ेगा। अगर इक्वल्स टू जीरो दिखाना है तो देखिए मैं इसको पहले जीरो दिखा रहा हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये क्या है बेटा, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ठीक है उसका कुछ डेरिवेटिव नहीं आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो एक व्हाट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस व्हाट, प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी आई आर ए। देखिए अगर मैं उसको देखूँ तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय आर। देखिए कॉस फाई का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, डेट विल बी माइनस साइन फाई, सो दिस इज माइनस साइन फाई प्लस एक्सेस साइन फाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस फाई, क्या आ जाएगा कॉस फाई, इस टाइप से आ जाएगा। दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, ई एफ प्लस वी टी, दिस इज डिवाइडेड बाय ई एफ प्लस वी टी मल्टीप्लाई बाय वी टी, इस टाइप से। तो वी टू को अगर मैं इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए इंटू माइनस आर कॉस फाई प्लस एक्सेस माइनस आर साइन फाई, एक्चुअली माइनस आर साइन फाई प्लस व्हाट एक्सेस कॉस फाई प्लस एक्सेस कॉस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी अगर इधर चला गया तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ ये बन जाएगा माइनस आर साइन फाई प्लस एक्सेस कॉस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो। ये जो आएगा मेरे पास, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी आर साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्सेस कॉस ऑफ फाई, इस स्टेप से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो आ गया वो टर्म किस टाइप से, इस टाइप से है। तो देखिए ये क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्सेस अपॉन, ये आर जो लिख रहा हूँ एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट आर ए है, आर में चाहे रेजिस्टेंस से बेटा है, ठीक है, प्लीज मेक दिस करेक्शन। दिस विल बिकम एक्सेस बाय आर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू कॉस फाई या साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, साइन फाई डिवाइडेड बाय व्हाट कॉस ऑफ फाई, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट एक्सेस अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू व्हाट टेन फाई, ठीक है। तो जो फाई का वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ एक्सेस अपॉन आर ए, क्या आ जाएगा एक्सेस अपॉन आर ए, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो लिखा आपने, ठीक है, हमने तो एक बात इसमें सीखी थी, क्या सीखा था आपने, आपने जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था किसका, सिंक्रोनस जनरेटर का, तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट में आपने देखिए एक बात देखी होगी, क्या जो जेड एस का वैल्यू होता है, जेड एस इज इक्वल्स टू आर ए प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ एक्सेस, इस टाइप से होता है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस जो होता है डेट इज इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ आर ए का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सेस का स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सेस का स्क्वायर, और एंगल ऑफ जेड एस जो होता है ना डेट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्सेस अपॉन आर ए, इस टाइप से होता है। और उसको तुम क्या बोलते थे, थीटा जेड भी बोलते थे, इसको तुम क्या बोलते थे, थीटा जेड भी बोलते थे, डेट इज इक्वल्स टू व्हाट टेन इनवर्स ऑफ एक्सेस अपॉन आर ए, इस टाइप से होता था। तो इसका मतलब क्या, जो एंगल आपने यहाँ से जो फाइंड किया, दिस एंगल इज नथिंग बट व्हाट थीटा जेड के बराबर है, किसके बराबर, थीटा जेड के बराबर है। इसका मतलब क्या, द पावर फैक्टर एंगल फाई इज इक्वल्स टू व्हाट दिस एंगल, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट थीटा जेड, दिस इज नथिंग बट व्हाट थीटा जेड। सो आई कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल फाई इज इक्वल्स टू व्हाट थीटा जेड, ठीक है। ये वाला कंडीशन है, जिस कंडीशन के लिए आपको क्या मिल सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। सो आज से आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए दोनों एंगल पॉजिटिव, मतलब एंगल पॉजिटिव कब आता है, एंगल पॉजिटिव कब आता है, एंगल पॉजिटिव तभी आता है जब आपके पास जो लोड होता है, लोड कैसा होता है, उसमें इंडक्टिव लोड होता है, सॉरी जो इंपेडेंस जो, मतलब ये तभी आ सकता है, फाई का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, फाई का वैल्यू कब पॉजिटिव कब आएगा, फाई जो एंगल होता है और थीटा जेड दोनों कैसे एंगल है आपके पास, ये इंपेडेंस ये बता रहा है आपको। एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन नजर आ रही है, ठीक है, एंगल दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, लीडिंग के लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो बहुत जो सिंपल था वो अपने तो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। तो आज के बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अगर चाहिए तो पावर फैक्टर का जो एंगल होना चाहिए डेट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट थीटा जेड के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, थीटा जेड के बराबर होना चाहिए। मतलब कि जो इंपीडेंस का एंगल होगा आपके पास, द एंगल ऑफ द इंपीडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन से दैट यस योर
हम yes, in that particular case you can say that there will be the maximum voltage regulation. लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं। अरे कौन चाहता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, जितना आप सेंड कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप हो जा रही है, तो ये वाली कंडीशन तो कभी अच्छे है ही नहीं, और ऐसे आप उसको कभी अपन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस शुड नेवर हैपन, बट प्रोबेबली ड्यू टू द सम ऑफ द कॉजेज एंड ड्यू टू द वैल्यूज ऑफ द व्हाट इम्पिडेंस एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो अवेलेबल देयर, देन देयर मे बी सम अदर रीजंस बिकॉज ऑफ इट दिस कंडीशन में आल्सो ऑकर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अपन ने उसके लिए कंडीशन डिराइव किया कि कंडीशन तभी हो सकता है कि जब ये वाला कंडीशन, मतलब ये जब आने वाला ये ऐसा जब होगा तभी वो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। अब इसके आगे के लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा उसके कंडीशन क्या हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में अपन थोड़ा बात करेंगे रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या कंडीशन आ सकती है। इन सभी बातें, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।